नमस्कार दोस्तों, स्टडी भारत यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है मनवरा। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 जो 2019 के लिए इम्पोर्टेंट है। उसमें हम डिस्कस करेंगे पार्ट 25, जिसका नाम है शिक्षण के तरीके। ये भाग 2 है। भाग 1 मैं पहले डाल चुका हूँ, तो आप इसको भी चेक कर सकते हो। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए, आपको वीडियो ढूंढना ना पड़े। अगर आप चाहते हो कि आपको पूरा पेपर 1 का कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाए, आप इसके बाद आपको कोई भी बुक पढ़नी ना पड़े, तो आप हमारे से हमारा स्टडी मटेरियल ले सकते हो, जिसकी कॉस्ट है 1200 रुपये। तो फ्रेंड्स, ये आपके लिए कंप्लीट और अपडेटेड एंड बेस्ट स्टडी मटेरियल रहेगा, क्योंकि बाज़ार में कोई बुक नहीं आई है, आप इसको ले सकते हो। यही मटेरियल आपको PDF फॉर्म में मिल जाएगा, जिसकी कॉस्ट है 495 रुपीज़। ये आपको फुल कोर्स मिलेगा, 10 यूनिट इसमें कवर होंगे। अगर आपको मैथ रीजनिंग नहीं चाहिए तो आपको ये मिल सकता है, जिसकी कॉस्ट है 350 रुपीज़। तो ये आपको सबसे बेस्ट रहेगा। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। आपको अपना नाम और एड्रेस सेंड करना है हमें इस नंबर के ऊपर। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप हमें कॉल भी कर सकते हो। तो बाकी की जानकारी आपको यहाँ पे दे दी जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमने पहले डिस्कस किया था मेथड्स ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षण के तरीके। उसका पहला पार्ट था भाग 1। अब हम पार्ट 2 यानी कि भाग 2 लेके आ रहे हैं। ठीक है, मेथड ऑफ टीचिंग का, यानी कि शिक्षण के तरीके का। तो देखिए फ्रेंड्स, पिछले में हमने डिस्कस किया था ये कौन कौन से चरण थे: व्याख्याता विधि, चर्चा विधि, प्रदर्शन विधि, रोल प्ले, केस स्टडी, बुद्धिशीलता, असाइनमेंट, अन्य विधि। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। हम आज 4 तक करेंगे ये, ठीक है, इस पार्ट में। अगले पार्ट में 7 तक, उसके बाद 8वें पार्ट की अलग से वीडियो होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं। देखिए, व्याख्यान विधि क्या है? एक व्याख्यान एक व्याख्याता ट्रेनर या वक्ता द्वारा दर्शकों को दी जाने वाली मौखिक प्रस्तुति है। शिक्षा के उच्च स्तर पर प्रशिक्षण की सभी प्रगति के साथ है। तो फ्रेंड्स देखिए, व्याख्यान विधि क्या है? लेक्चर मेथड। सबसे बोरिंग मेथड ऐसे वैसे बच्चे इसे मानते हैं, पर सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल यही होता है। आप ये देखिए कि जो हम स्कूल में कॉलेज में पढ़ते हैं, तो वह व्याख्यान विधि यानी कि लेक्चर मेथड है। उसमें क्या है कि जो बच्चे हैं वो अच्छे से इसको समझते हैं, यानी कि जो टीचर क्लास में करवा रहा है वो एक लेक्चर देगा उसके ऊपर, पूरा टॉपिक के ऊपर, तो वो बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें क्या है, ये मौखिक प्रस्तुति होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, आपको देखिए, यह विधि किफ़ायती है। इसका प्रयोग बड़ी संख्या में छात्रों के लिए किया जा सकता है। ये विधि क्या है? ये किफ़ायती है, थोड़ी सस्ती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सभी छात्रों के लिए उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड देखिए, जब क्लास में 50 स्टूडेंट हो, 100 स्टूडेंट, 200 हों, 250 हों, चाहे जितने मर्जी हो, उसके लिए लेक्चर मेथड होना बहुत ज़रूरी है। 50 मिनिमम एक क्लास के लिए 50 जैसे स्टूडेंट होते हैं या 60 स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए होती है। तो सामग्री को संरचित तरीके से कवर किया जाता है और शिक्षक के पास समय और सामग्री का एक बड़ा नियंत्रण होता है। इसमें क्या होता है कि जो सामग्री होती है उसको अच्छे ढंग से कवर किया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद शिक्षक के पास क्या होता है, सामग्री के ऊपर एक बड़ा नियंत्रण होता है। उसे पता है कि मुझे इस व्याख्यान विधि में, इस लेक्चर में मुझे कितना पढ़ाना है। एक टीचर को ज्ञान होता है कि इतना इसे कवर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेक्चर मेथड यही है कि एक मौखिक प्रक्रिया है। ये भी मेरा लेक्चर मेथड ही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस ये फ़र्क है, क्लास नहीं है। ठीक है, व्याख्यान विधि वो विधि है जिसमें एक टीचर बच्चों के एक बड़े ग्रुप को पढ़ाता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं व्याख्यान विधि। इसमें उसको पता होता है कि कहाँ पर कितना नियंत्रण करना है, कितना सब्जेक्ट पढ़ाना है। तो फ्रेंड्स, व्याख्यान केवल एक वर्ग के सामने खड़े होने और जो आप जानते हैं उसे सुनाने का विषय नहीं है। ये नहीं है कि बस खड़े होके सुना दिया, जो मन में आया वो लेक्चर मेथड का, ये नहीं है। ये है कि किसी विशेष टॉपिक के ऊपर वहाँ पे उसको समझाना। शिक्षक क्या करता है कि किसी खास टॉपिक के ऊपर, किसी खास मुद्दे के ऊपर कोई बात रखता है, सारे पॉइंट कहता है, उसे कहते हैं लेक्चर मेथड। कक्षा का व्याख्यान संचार से एक विशेष है, जिसमें आवाज़, हाव भाव, गति, चेहरे की अभिव्यक्ति और आंखों का संपर्क या तो सामग्री से पूर्व या अगला हो सकता है। इसमें क्या है, देखिए, जो व्याख्यान संचार है कक्षा का, इसमें होता क्या है, आप देखिए कि जिसमें आवाज़ है, हाव भाव है, ठीक है, तो गति है, यानी कि स्पीड कैसी है बोलने की, तो चेहरे की अभिव्यक्ति है। ठीक है, चेहरे के ऊपर वो होता है ना कि कैसे वो एक्सप्रेशन है फेस के ऊपर,
तो आई कांटेक्ट कैसा है, तो ये सारे किसका पार्ट है, ये व्याख्यान विधि का पार्ट है। तो सिंपल सी बात है कि जो लेक्चर मेथड है वो होता क्या है कि बड़ी क्लास को जब पढ़ाना हो तो टीचर लेक्चर मेथड का प्रयोग करता है ताकि सारे बच्चे कवर हो पाए। उसे पता होता है कि इस लेक्चर में कितना करवाना है, कितनी कवरेज करनी है। साथ में इसमें आवाज़ यानी कि उसमें मौखिक प्रक्रिया होती है, हाव भाव गति वगैरह चेहरे सब उसमें आ जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसमें सुधार, व्याख्यान विधि में सुधार के लिए युक्तियाँ और तकनीकें क्या हैं। देखिए व्याख्यान विधि उत्तेजक और विचार उत्तेजक होना चाहिए। उदाहरण को याद बनाने के लिए उदाहरण का उपयोग करके जानकारी को नाटकीय रूप से वितरित किया जाना चाहिए। अब देखिए व्याख्यान विधि कैसी होनी चाहिए। अब देखिए कोई टीचर किसी को पढ़ाने जा रहा है, क्लास को अच्छे से पढ़ाना है, तो वो क्या करेगा कि किसी टॉपिक के लिए कोई ऐसे उदाहरण देगा वो यादगार बन जाए, है ना, या नाटकीय ढंग से पेश करेगा कि बच्चों को वो याद रहे। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको थोड़ा सा मुश्किल है याद करवाना बच्चों को, उसको वो नाटकीय ढंग से पेश करेगा, उसको ऐसी उदाहरण के रूप में पेश करेगा कि बच्चों को वो याद हो जाए। तो ये ऐसी युक्तियाँ होनी चाहिए व्याख्यान विधि में, नहीं तो बच्चे इसको बहुत बोरिंग मानते हैं। शिक्षक को सीखने की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करने और उनकी समझ की जांच करने के लिए व्याख्यान में सोचा गया प्रश्न का उपयोग करने की आवश्यकता है। देखिए इसमें क्या है, जो छात्र सीख रहे हैं उसमें देखिए शिक्षक इसमें क्या है कि बच्चों को इसमें शामिल करना चाहिए। देखिए अगर टीचर कोई लेक्चर दे रहा है, व्याख्यान दे रहा है, तो इसमें बच्चों को शामिल करना चाहिए। जब बच्चों में जो प्रश्न उठ के आते हैं तो टीचर को उसको डिस्कस करना चाहिए, शिक्षक को उसको डिस्कशन करना चाहिए, क्लास में चर्चा करनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, कि ताकि अगर बच्चे सवाल पूछें टीचर उसका जवाब दे, उसको समझ में आए, तो बच्चे भी इसमें अच्छे से इन्वॉल्वमेंट लेंगे, इन्वॉल्व इसमें अच्छे से हो जाएंगे, ये प्रभावकारी तरीका हो जाएगा। देखिए विजुअल सपोर्ट जैसे ट्रांसपेरेंसी, फ्लिप चार्ट, वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड इत्यादि का उपयोग करके सीखने को सुदृढ़ करना। देखिए इसमें विजुअल सपोर्ट होना चाहिए, यानी कि इसमें बच्चों को जैसे वाइट बोर्ड पे, फ्लिप चार्ट पे पढ़ा दिया, ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा दिया। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि जो पढ़ा रहा है साथ साथ में ब्लैक बोर्ड पे समझाए भी ये क्या क्या चीज़ है। ठीक है, विजुअल सपोर्ट भी होनी चाहिए। अब देखिए विजुअल का देखिए अब आगे चलते हैं। शिक्षक को व्याख्यान पद्धति में सुधार करने के लिए छात्र की प्रक्रिया लेनी चाहिए। अब देखिए इसमें सुधार करने के लिए क्या है, छात्रों से उनसे प्रतिक्रिया लेनी चाहिए, यानी कि टीचर ने इसे समझा तो दिया है पर बच्चों को समझ आया कि नहीं, ये भी टीचर को बार बार पूछना चाहिए, प्रतिक्रिया लेनी चाहिए कि उनको समझ में आया है कि नहीं। अगर वो ऐसा नहीं करता तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा, तो लेक्चर मेथड जो है वो फेल हो जाएगा। तो इसको सुधार में इसके तरीके हैं। तो आइए जानते हैं नेक्स्ट है चर्चा। ठीक है, तो देखिए चर्चा विधि कौन सी है। यह समूह के सदस्यों या शिक्षक और छात्रों के बीच विचारों का मुक्त मौखिक आदान प्रदान है। प्रभावी चर्चा के लिए छात्र को पूर्व ज्ञान और विषय के बारे में जानकारी होनी चाहिए। देखिए इसे इंग्लिश में कहता है डिस्कशन मेथड, चर्चा विधि। इसमें होता है क्या है कि शिक्षक और छात्रों के बीच में होता है ये मौखिक आदान प्रदान है, यानी कि टीचर बच्चों से सवाल पूछेगा तो बच्चे टीचर से भी क्वेश्चन कर सकते हैं टॉपिक के रिगार्डिंग। तो ये मौखिक आदान प्रदान हो गया ना। इसमें मुक्त मौखिक आदान प्रदान है, यानी कि कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि जो बुक में ही है वो ही है। कोई बच्चे अपने सामान्य ज्ञान के लिए भी उस टॉपिक से संबंधित भी प्रश्न पूछ सकता है। तो यानी कि टॉपिक क्या है, इसमें क्या होगा, प्रभावी चर्चा के लिए छात्रों को पूर्व ज्ञान होना चाहिए, यानी कि जो टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर बच्चों को उसमें थोड़ा सा पहले से ज्ञान हो, है ना, तो टीचर जो बच्चों को समझा रहा है, शिक्षक जो छात्रों को समझा रहा है, वो उनको बहुत जल्दी समझ में आएगा। तो चर्चा विधि से प्रभावित हो जाएगी, बहुत प्रभावी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, डिस्कशन मेथड बताओ बहुत अच्छा मेथड है, यानी कि एक टॉपिक ले लिया, वहाँ पे चर्चा की क्लास में सीधे ही, है ना। तो इसमें टीचर छात्र की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होती है। हमारे अध्ययन से यह पता चलता है कि छात्र ने समूह चर्चा को कारण बताते हुए दूसरी सबसे अच्छी विधि के रूप में मूल्यांकन किया है। इसमें छात्र की अधिक भागीदारी है, सीखने में अधिक प्रभावी है, छात्र को रटने की शिक्षा पर जवाब देने की आवश्यकता नहीं, हर छात्र अपनी राय देता है और इस पद्धति से छात्रों में रचनात्मकता का विकास होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि इसमें छात्रों को रटना नहीं पड़ता। देखिए अगर चर्चा विधि होगी, किसी टॉपिक के ऊपर चर्चा होगी, तो अगर छात्र शिक्षक से सवाल पूछेंगे तो उनका जवाब वो दे पाएगा,
तो इससे पहली बात तो ये कि सीखना जो है वो अधिक प्रभावी हो जाएगा। उसके बाद है छात्र अपनी राय दे पाएंगे, तो वो अच्छे से इसको समझ में पाएंगे। यानी कि इसमें बच्चों को रटना नहीं होता, जो उसको सिखाया जाता है शिक्षक के द्वारा उसको वही समझना होता है। तो इसमें चर्चा विधि के सुधार के लिए युक्तियाँ और तकनीकें क्या हैं, देखिए। शिक्षक को चर्चा की प्रक्रिया और चरण तैयार करने में पर्याप्त समय देना चाहिए। अब देखिए कि अगर किसी टॉपिक को डिस्कस करना है तो शिक्षक को उसकी प्रक्रिया के लिए या तैयार करने के लिए उसे पर्याप्त समय देना चाहिए। पहली बात तो ये है। विषय और मापदंडों के विभिन्न पहलुओं को केंद्रित चर्चा के लिए चाहिए। अब देखिए विषय मापदंड जो हो उसके लिए जो विभिन्न पहलू हैं उसको भी केंद्रित करना चाहिए। यानी कि टॉपिक के ऊपर चर्चा तो कर रहे हैं, पर कौन से मापदंड है, कौन से विभिन्न पहलू हैं जिसको इम्पोर्टेंट तरीके से ध्यान में रखा जाए। सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पर्याप्त समय आवंटित किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही है। देखिए सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए क्या है, पर्याप्त समय होना चाहिए। यानी कि कोई मुद्दा ले लिया, उसको डिस्कस करना चाहिए अच्छे से, उसको टाइम देना चाहिए। ये नहीं कि बस टॉपिक दिया तो 1 मिनट में ख़त्म, ऐसा नहीं है। पर्याप्त समय दो कि ताकि सभी इसमें भागीदारी ले सके। उसी समय छात्र को निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए समय सीमा जानना चाहिए। तो जब किसी मुद्दे के ऊपर चर्चा हो रही है उसको पहले समय तो दे दिया, पर छात्रों को साथ में निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए जल्दी आंसर देने के लिए समय सीमा भी देनी चाहिए, ठीक है, कि ताकि वो झटपट आंसर दे सके। शुरुआत में शिक्षक को विषय, चर्चा के उद्देश्य और चर्चा में भाग लेने वाले छात्रों का परिचय देना चाहिए। देखिए शुरुआत में क्या होता है कि शिक्षक को विषय, चर्चा के उद्देश्य और चर्चा में भाग लेने के लिए, ठीक है, जो छात्रों का परिचय देना चाहिए। पहले ये बताना चाहिए कि हाँ कि आज हम ये विषय पढ़ रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। कक्षा में जब शिक्षक आता है तो कहता है ना कि आज हम ये विषय पढ़ेंगे, इसका उद्देश्य क्या है, तो आज हम इसको ऐसे डिस्कस करेंगे, तो ये ऐसे होना चाहिए। तो फ्रेंड देखिए, चर्चा की शुरुआत से पहले विषय के बारे में पृष्ठभूमि की जानकारी होनी चाहिए। आप ये देखिए कि अगर कोई चीज़ को किसी को पढ़ा रहा है तो उसको पहले क्या करना चाहिए, शिक्षक को जो विषय है उसको पहले उसके विषय के बारे में पृष्ठभूमि देनी चाहिए कि ये विषय किस चीज़ पर आधारित है ना। अगर हिस्ट्री का टॉपिक कोई उठाते हैं तो बताना चाहिए कि हिस्ट्री का टॉपिक है, पॉलिटिकल साइंस का है तो पॉलिटिकल साइंस का, मैथ्स का टॉपिक हो तो मैथ्स का, है ना। ऐसे कोई भी टॉपिक हो, जैसे हम कोई भी टॉपिक ले लो, डिस्कस करें तो पहले ही बताना चाहिए कि ये है क्या, इसकी पृष्ठभूमि है क्या। प्रदत्त दिशा में प्रश्न शामिल करने की आवश्यकता है। तो फ्रेंड देखिए, चर्चा की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए आराम का वातावरण बनाना चाहिए। देखिए चर्चा की प्रक्रिया जो है उसको बढ़ाने के लिए आराम का वातावरण, मतलब कि रिलैक्स इन्वायरमेंट होना चाहिए, ताकि बच्चे अच्छे से समझ पाए, टीचर अच्छे से समझा पाए। चर्चा को खोलने के बाद शिक्षक को हर एक में एक सूत्रधार की भूमिका निभानी चाहिए और अंत में चर्चा को संक्षेप में प्रस्तुत करना चाहिए। देखिए जब चर्चा शुरू हो जाए तो उसको टीचर को क्या करना चाहिए, सूत्रधार की भूमिका निभानी चाहिए, यानी कि उसको अच्छे से टॉपिक को एक्सप्लेन करना चाहिए। जब अंत हो जाए तो चर्चा को संक्षेप में प्रस्तुत कर देना चाहिए। प्रोत्साहित करें कि छात्र दूसरे की बात को सुने, फिर अपना मूल्यांकन दें। यानी कि जब सभी बच्चों को, छात्रों को मौका मिले अपनी राय रखने का, तो बाकी छात्र उसको ध्यान से समझें, उसका पहले उसको ध्यान से समझें, फिर उसका मूल्यांकन करें, ठीक है। शिक्षक को सभी छात्रों की राय का मूल्य देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि वह अपनी राय में अंतर ना होने दे, संचार बहस को रोके। तो शिक्षक को एंड में क्या करना चाहिए कि सभी छात्र जिन्होंने अपनी राय दी है उसको बताना चाहिए कि हाँ इन्होंने जो राय दी है बहुत अच्छे से दी है। कोशिश ये करनी चाहिए कि उनकी और स्टूडेंट की राय में ज़्यादा अंतर ना हो, ठीक है। सिंपल बात है कि बच्चों की राय भी सुने, अपनी राय भी रख दे, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये थी चर्चा विधि। तो फ्रेंड्स हम देखेंगे प्रदर्शन विधि, जिसे इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं, डेमो, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप देखिए कि प्रदर्शन विधि है क्या। शिक्षण का प्रदर्शन विधि कक्ष में तकनीकी और प्रशिक्षण में प्रयुक्त एक पारंपरिक कक्षा रणनीति है, क्योंकि प्रदर्शन में कारण या प्रमाण के द्वारा दिखाना, उदाहरणों या प्रयोगों द्वारा स्पष्ट करना ही शामिल है। आप ये देखिए फ्रेंड्स कि प्रदर्शन विधि है क्या। अगर हम किसी चीज़ को पढ़ाने जा रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो शिक्षक क्या करता है, उसका पहले प्रमाण देता है। अगर कोई बात वो बताए, अगर वो बात बता दे है, तो वो क्या करेगा, उसका प्रमाण भी साथ में देगा, यानी कि वो बताएगा कि जो मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, ठीक है फ्रेंड्स।
तो ये होगा प्रदर्शन विधि, यानी कि जो भी समझाना साथ में उसका डेमो दे देना, करके दिखाना, उदाहरण देना या प्रमाण देना, वो क्या हो गया? प्रदर्शन विधि। तो आइए देखते हैं कि इस विधि के फ़ायदे क्या हैं। तो फ्रेंड्स, प्रस्तुत करने में समय बचता है। पहली बात तो यह है कि प्रस्तुत करने में समय बचेगा। अगर हम कोई भी चीज़ करने जा रहे हैं, करवा रहे हैं, तो उसमें समय बचता है अगर हम डेमो दे दें तो देखिए, समझने के लिए रिश्तों पर शिक्षार्थी का ध्यान केंद्रित करता है। हाँ, समझने के लिए देखिए, इसमें क्या है कि जो आपसी संबंध है, जो चीज़ों का आपसी संबंध है, यहाँ पे संबंध आना रिश्ता हो गया, जो चीज़ों का संबंध है आपस में, वो शिक्षार्थियों का ध्यान केंद्रित करता है। यानी कि वो संबंध को अच्छे से पहचानेगा ना, अगर डेमो दे देंगे तो उसको पढ़ने से ज़्यादा देखने में समझ ज़्यादा आएगा। अवलोकन की शक्ति का कुशल उपयोग करना, बिल्कुल सही है। वो अपनी अवलोकन की शक्ति का कुशल उपयोग करता है। मजबूत प्रेरणा का एक साधन है, बिल्कुल सही है। मजबूत प्रेरणा का एक साधन है। इसमें उसको अच्छी प्रेरणा, मजबूत प्रेरणा मिलती है कि हाँ, ये बिल्कुल बात करेक्ट है, बिल्कुल सही है, ये ऐसे ही होती है। प्रदर्शन रणनीति संज्ञात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए केंद्रित है। अगर हम इसकी संरचना के बारे में बात करते हैं तो ये क्रमिक चरणों में दिया जाता है। तो फ्रेंड देखिए, ये संज्ञानात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए केंद्रित है। आइए जानते हैं इसके चरण क्या है। देखिए, पहुंचा हुआ व्यक्ति ईमानदार, मेहनती और कुशल व्यक्ति होना चाहिए। देखिए, इसमें क्या है कि जो व्यक्ति है, तो फ्रेंड्स आप यहाँ से करिए, व्यक्ति ईमानदार, मेहनती और कुशल व्यक्ति होना चाहिए। इसमें देखिए कि अगर कोई चीज़ आपको प्रदर्शन से समझ में आ रही है तो कैसे होगी, उसमें क्या होगा? एक कुशल व्यक्ति होगा, स्किल उसमें होगा। शिक्षक को स्वयं प्रदर्शन के लिए मॉडल तैयार करना चाहिए और शिक्षार्थी को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। तो पहली बात तो इसमें हमने देखी, जो शिक्षक है, ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे लाइन थोड़ी सिंपल सी दी हुई है ऊपर भी, कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए, इसमें क्या है, शिक्षक जो है, जो व्यक्ति है, वो ईमानदार हो, मेहनती हो, कुशल हो, स्किल हो उसमें, है ना। उसको स्वयं से मॉडल तैयार करना चाहिए। शिक्षार्थियों को भी जो है वो प्रोत्साहित करना चाहिए, है ना, कि ताकि आप भी इसको अच्छे से करो। पहले तो खुद मॉडल तैयार कर, खुद मेहनत करें, बाद में छात्रों को भी प्रेरणा दे कि आप भी इसको अच्छे से करके देखो। चर्चा के बाद प्रदर्शन होना चाहिए, यानी कि वो चीज़ को जैसे समझा रहा है तो बाद में उसका प्रदर्शन करके दिखाए कि आज मैंने आपको ये चीज़ समझाई है, अब आप इसका डेमो देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद क्या होगा? एक शिक्षक में ऑडियो विजुअल एड्स विशेषज्ञता का उपयोग करने की क्षमता होनी चाहिए। यानी कि आप देखिए, जो शिक्षक है उसमें ऑडियो विजुअल, यानी कि जो वीडियो है, अब आप मेरी वीडियो देख रहे हो, ये ऑडियो विजुअल दोनों है, आपको दिखाई भी दे रहा है, आपको सुनाई भी दे रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका कुशलता से उपयोग करने की उसमें क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि ज़माना डिजिटलाइजेशन का है। तो फ्रेंड देखिए, भूमिका निभाना, रोल मॉडलिंग। भूमिका निभाना तब होता है जब प्रतिभागी किसी सिमुलेशन में विभेदित भूमिकाओं को लेते हैं। ये अत्यधिक निर्धारित हो सकते हैं, जिसमें जीवनी संबंधित विवरण और यहाँ तक कि व्यक्तित्व, दृष्टिकोण और विश्वास शामिल है, या शिथिल फंक्शन या कार्य की रूपरेखा द्वारा इंगित किया गया है। इन तकनीकों ने शिक्षार्थी विषयों और स्तरों की विस्तृत श्रृंखला के लिए अपनी प्रयोज्यता का प्रदर्शन किया है। यह एक यादगार और सुखद सीखने की विधि है। इस पद्धति से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए अधिनियमितों के लिए चुनी गई घटनाएं उतना ही यथार्थवादी होनी चाहिए जितनी स्थिति की अनुमति हो। देखिए फ्रेंड्स, भूमिका निभाना क्या है? रोल मॉडलिंग। अगर आप ये देखें कि हम अपने जैसे क्रांतिकारी हैं, जो फ्रीडम फाइटर हैं, उसके बारे में अगर हमने कोई जीवनी जाननी हो तो होता क्या है कि जैसे कहीं फंक्शन हो गया, कहीं पे हो गया, तो वहाँ पे क्या होता है कि उसमें उसका करैक्टर निभाने का मौका मिलता है। जब बच्चे उसका करैक्टर निभाते हैं, उसी चीज़ से संबंधित, उसी व्यक्ति से संबंधित, तो उसको वो चीज़ गहराई से समझ में आती है। तो सिंपल सी बात है कि भूमिका निभाना होता क्या है, अगर हम किसी चीज़ को समझ रहे हैं, इसको अच्छे से समझना है, तो किसी में पार्टिसिपेट करें किसी में अच्छे से, कि ताकि उसको अच्छे से समझ में आ जाए वो चीज़ है क्या, है ना। किसी के बारे में जानना हो, व्यक्ति के बारे में जानना हो, तो उसका हम अगर किरदार निभाएं तो वो अच्छे से समझ में आएगा, जल्दी समझ में आएगा, बहुत गहराई से समझ में आएगा। ये होता है भूमिका निभाना। देखिए, अब युक्तियाँ और तकनीकें क्या हैं? भूमिका निभाने से पहले शिक्षक को प्रतिभागियों को उनके द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका के बारे में जानकारी देनी चाहिए, तो उन्हें समय की तैयारी देनी चाहिए, भूमिका निभाने की गोपनीयता की पुष्टि करनी चाहिए और प्रतिभागियों से स्वाभाविक तौर से व्यवहार करने के लिए कहना चाहिए। अब देखिए कि जो शिक्षक है
उसको प्रतिभागियों को जो भूमिका निभाई जानी है पहले उसके बारे में बताना चाहिए। सपोज करिए कि किसी फ्रीडम फाइटर के बारे में अगर वो चर्चा कर रहा है कि हाँ आपको ये किरदार निभाना है, तो बच्चे उसको किरदार को निभाते हैं ना, तो पहले शिक्षक को उसकी जानकारी देनी होती है कि आप ये किरदार निभाओगे, आप इतने समय में निभाओगे, तो ये ऐसे ऐसे निभाओगे, पूरी डायरेक्शन देता है कि ताकि बच्चे को समय भी मिल पाए करैक्टर को समझने के लिए, उसको धारण करने के लिए, कि ताकि बच्चा अच्छे से भूमिका को निभा पाए और इसको अच्छे से समझ में आए। ठीक है फ्रेंड्स, शिक्षक को भूमिका के बारे में प्रवेशकों का चयन करना चाहिए। ठीक है, भूमिका के बारे में देखना चाहिए कि कौन कौन सी भूमिका चुननी है। भूमिका निभाने के दौरान शिक्षक को शांत सुनने, नोट्स लेने चाहिए। रोल प्ले को कम करने से बचना चाहिए, लेकिन पहले से सहमत होने पर समय की चेतावनी दें। अब देखिए कि शिक्षक को भूमिका निभाने के दौरान क्या है, शिक्षक को अच्छे से सुनना चाहिए, उसका रोल प्ले को कम नहीं करना चाहिए। ठीक है, पहली बात तो शांत दिमाग से सुनना चाहिए, क्या कर रहे हैं वो, भूमिका कैसे निभा रहे हैं। फिर उसको कम नहीं करना चाहिए, तो समय के अनुसार करना चाहिए। तो प्रतिभागियों को सूखने पर शिक्षक को कुछ कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए और कम से कम यहाँ पे गलत है, ये लाइन आई नहीं है, इसको आप काट दो, इसका कुछ सेंस नहीं है। ठीक है, भूमिका निभाने के बाद शिक्षक धन्यवाद प्रतिभागियों। देखो, शिक्षक जो भूमिका निभाने के बाद क्या होगा, शिक्षक धन्यवाद देगा किसका, प्रतिभागियों का, प्रमुख प्रतिभागियों का। ठीक है, फीडबैक मांगेगा और वो पूछेगा कि आपको कैसा लगा कैसा नहीं। तो शिक्षक को भूमिका के नाम पर उपयोग करना चाहिए, प्रतिभागियों में से नहीं। संक्षेप में सीखने के बिंदु को आकर्षित करना, प्रतिभागियों को सकारात्मक टिप्पणी और भावनाओं के साथ छोड़ देना। देखिए इसमें क्या है, शिक्षक को भूमिका के नाम का उपयोग करना चाहिए कि आज ये स्टूडेंट ये भूमिका निभा रहा है, वो भूमिका निभा रहा है, ऐसे। तो फ्रेंड्स, संक्षेप में ये है कि जो भूमिका निभाना है, जो हम देखिए सबसे पहले हमने ऊपर बात चर्चा की है प्रदर्शन विधि की। ठीक है, फिर अब हमने पहले नंबर पे हमने बात की थी लेक्चर मेथड की, व्याख्यान विधि, फिर चर्चा विधि, फिर प्रदर्शन विधि। अब हमने देखी है भूमिका निभाना, रोल मॉडल। तो ये 4 पार्ट है, किसके पार्ट है, मेथड ऑफ टीचिंग के पार्ट है, यानी कि ये शिक्षण के तरीके के पार्ट है। तो हमने 4 कवर किए, आगे हम इसके बाकी के 3 कवर करेंगे। तो जो 8वां पार्ट है उसको हम अलग से कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।